नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश से हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हिमाचल की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है और कल तक ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई थी, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, जिसके बाद ये साफ हो गया है हिमाचल में भी फैसला अब वोटिंग से ही होगा। अब कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के सामने भाजपा के हर्ष महाजन मैदान में आ गए। बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित तमाम भाजपाई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया। हर्ष महाजन पहले कांग्रेस में ही थे। 28 सितंबर 2022 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था और भाजपा का हिस्सा हो गए। वे वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार में रार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अक्सर प्रतिभा सिंह सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती रहती हैं। मंत्री ना बनाने को लेकर कांग्रेस के 2 विधायक पहले ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से भी नदारद रहे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसी उम्मीद में उन्होंने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे बड़ी बात यह कि इस बार एक नया प्रयोग भाजपा का नजर आ रहा है। विधानसभा के चुनावों में हमने एक प्रयोग देखा और अब राज्यसभा के अब तक जो कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं उसमें भी एक प्रयोग नजर आ रहा है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? और हिमाचल प्रदेश के केस को अगर देखें तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति ये रही कि सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा वॉकओवर जैसा सिचुएशन क्यों दे दिया जाए। हालांकि नंबर्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी फ़र्क है और 35 वोट चाहिए एक राज्यसभा सीट निकालने के लिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास अपने विधायक 25 ही हैं, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट हैं और बीजेपी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते कांग्रेस कैंडिडेट की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली। उसमें फैक्टर के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला फैक्टर ये कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनको कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे आनंद शर्मा की बात कर लें, आशा कुमारी की बात कर लें, विप्लव ठाकुर की बात कर लें, ये सब उम्मीद कर रहे थे कि इनमें से किसी की लॉटरी खुल सकती है और वैसा नहीं हुआ। तो समझा जा सकता है कि इनकी नाराज़गी, और इनकी नाराज़गी का मतलब है कि जो इनके समर्थक विधायक हैं उनकी भी नाराज़गी। दूसरी चीज़ ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी बाहरी उम्मीदवार हैं। लगभग 35 साल बाद ऐसा हो रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कोई बाहरी व्यक्ति राज्यसभा के लिए आया। इस मुद्दे को भी बीजेपी ग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकती है कि एक तरफ बाहरी उम्मीदवार है, दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है जो कि वहीं पे हिमाचल प्रदेश का है, और इसका असर विधायकों पे भी पड़ेगा क्योंकि इस नैरेटिव के आने के बाद आप समझ सकते हैं कि विधायकों के लिए भी आसान नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी के लिहाज से कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर क्रॉस वोटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी की जैसे संगठन और सरकार में जो रार चल रही है, कई सारे लोग नाराज क्योंकि वीरभद्र खेमे के हैं। हर्ष महाजन कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस पार्टी के, चुनाव से पहले यहाँ पे बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था, उनके ऑलरेडी बहुत सारे ताल्लुकात हैं। तो इन सारे फैक्टर के आधार पर अगर कुछ विधायकों के वोट का वो जुगाड़ कर ले तो सीट निकल जाएगी। अगर नहीं जुगाड़ पाए, पहली बात कि अभिषेक मनु सिंघवी का रास्ता कठिन बनाने की कोशिश रहेगी, और दूसरी चीज़ ये कि नैरेटिव के मामले में बीजेपी हिमाचल प्रदेश में एक मैसेज देगी कि हमारा लोकल उम्मीदवार था और कांग्रेस पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया था। तो इन्हीं रणनीतियों के तहत बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन को उतारा है। देवेंद्र, आप बने रहिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी आगे मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि राज्यसभा की जंग को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी अपना कैंडिडेट उतार कर बेहद दिलचस्प बना दिया है। संजय सेठ को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया है। समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं संजय सेठ, और संजय सेठ के प्रत्याशी बनाए जाने से अखिलेश यादव के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और 9 सीटों का गणित एकदम क्लियर हो गया। 7 उम्मीदवारों को जिताने के नंबर बीजेपी के पास हैं, तो 2 उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास भी नंबर है, लेकिन 10वें सीट के लिए दोनों पार्टियों के पास पूरे नंबर फिलहाल नहीं है। देवेंद्र, एक तो जिस तरह से बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करें उसको लेकर आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन एक बाइट सुनवा देते हैं।
इस वक्त जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसके ऊपर हम उनके नेतृत्व में हम आगे उनके साथ में जुड़ने जा रहे हैं। ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा? नहीं, मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है और हमारी पार्टी ने हमें पूरी तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसलिए के लिए कितने आश्वस्त हैं सर आप? पूरी तरीके से। 8वें कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया है, कितना आश्वस्त हैं जीत के प्रति आप लोग? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 8 के 8 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने वाले नंबर हैं और सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 8 राज्यसभा में सांसद यूपी से भेजे। उत्तर प्रदेश में खेला कैसे होगा सर, सभी लोग जानना चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है, हमारे नंबर हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। कर दिया है, कैसे जीतेंगे चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन 8 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में खेला कैसे होगा सर? आप वेट करिए। तो आपने दोनों डिप्टी सीएम की बातें सुन ली, वो आश्वस्त हैं कि नंबर हमारे पास है। देवेंद्र, क्या इस बार सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा गया है या भाजपा अपने खुद के पार्टी के भीतर एक नया प्रयोग कर रही है और जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को तरजीह दे रही है? और देखिए, सबसे पहले अगर अभी के माहौल को देखें तो सामने लोकसभा चुनाव है, अपोजिशन कैंप की हालत बहुत खस्ता है, उसके एलाइज अपने छोड़ के जा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद एनडीए में जाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो एनडीए का हिस्सा थे ही। और दूसरी तरफ और भी दूसरे कई सारे दल आरएलडी हो या नीतीश कुमार हो छोड़ के जा चुके हैं, तो अपोजिशन की हालत पर खस्ता है एकदम। बीजेपी का मूड जो है वो समझा जा सकता है कि 7वें आसमान पे है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ऐसी दिख रही है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी मकसद सिर्फ ये है कि उस लोकप्रियता में थोड़ी कमी कर दी जाए। तो ऐसे माहौल में अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि अगर कोई विंडो है तो उस विंडो को भी कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वही केस है कि क्योंकि उनके साथ समाजवादी पार्टी के ताल्लुकात रहे हैं, उनके बहुत सारे संपर्क हैं, पैसे वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो शायद वो अपने प्रभाव के तहत कुछ लोगों को लेकर आ सकें, शायद ये कोशिश रही होगी। इसके अलावा ऐसी ही कोशिश बीजेपी ने बिहार में भी करने की कोशिश की, जब वहाँ पर एक नाम आज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि शायद राकेश तिवारी वहाँ पे राज्यसभा कैंडिडेट बनाया जाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की एक ज़रूर कोशिश है कि कहीं से अगर छोटा भी कहीं छिद्र भी दिखाई दे रहा हो तो उस छिद्र को सफलता के विंडो के तौर पर क्रिएट कर लिया जाए। और राज्यसभा में एक एक राज्य के हिसाब से आप देखें तो रणनीति उसी हिसाब से बनाई जा रही है। अपने कैंडिडेट्स जहां सीधे सीधे चयन करने थे, जहां पे वोटिंग की नौबत नहीं थी, वहां पर पार्टी ने जरूर अपने संगठन की ज़रूरत का ध्यान रखा, उसके हिसाब से नामों का चयन किया। हालांकि कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि बहुत आपको विवादास्पद लग सकते हैं और डिबेटेबल हैं उसमें नाम, जैसे कोई विधानसभा चुनाव हारा हो, पिछला ही विधानसभा चुनाव हारा हो, उसको आपने राज्यसभा दे दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर संगीता बलवंत पिछला विधानसभा चुनाव हारी है वो 2022 का, और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे डिबेटेबल कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन वो संगठन की ज़रूरत के हिसाब से पार्टी ने उसको बेहतर समझा, उन नामों को दिया। जहां वोटिंग कराने की नौबत आए तो उस क्राइटेरिया के आधार पर कैंडिडेट्स तय किए जा रहे हैं जो कि दूसरे खेमे से भी वोट लेकर आ सकें। जी, बने रहिएगा आगे, क्योंकि अब देखिए एक समीकरण तो महाराष्ट्र में भी बन रहा है देवेंद्र, उसको लेकर भी आगे मैं आपसे अपडेट लूंगी। उससे पहले ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिमाचल और यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प तो बना ही दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध संपन्न होने की संभावना है। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं और मैदान में 6 ही उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी अगर चौथे उम्मीदवार को टिकट देती है तो मामला यहां भी दिलचस्प हो जाता है। आज आपके एनडीए के तमाम उम्मीदवारों ने जो है नॉमिनेशन फाइल किया है। मिलिंद देवड़ा इन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कहेंगे, सबकी जीत पक्की है? महायुति के सभी कैंडिडेट विजयी होंगे, जीत उनकी पक्की है। मिलिंद देवड़ा शिवसेना के कैंडिडेट है और वो मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और उन्हें ग्रास रूट का काम करने का अनुभव है, उच्च शिक्षित है और सभी समाज में और पूरा जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके साथ उनकी अच्छी नेटवर्क है और निश्चित रूप से मुंबई में भी वो अच्छा काम करेंगे और नेशनल लेवल पे दिल्ली में भी अच्छा काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे, पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएंगे, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे लेके जाएंगे और एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल उनका अनुभव है। और उनके पिताजी मुरली देवरा जी जब
उनका और बाला साहब ठाकरे जी का भी बहुत ही अच्छा पारिवारिक संबंध था। वो जब मेयर का चुनाव 1976 में लड़ रहे थे तभी बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सपोर्ट किया था और ऐसे पारिवारिक संबंध है और इसलिए मिलिंद देवरा एक होनहार कैंडिडेट है और उनको अनुभव भी है। तो निश्चित रूप से पार्टी को नेशनल लेवल पे वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के 24 घंटे के बाद ही राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए अशोक चौहान ने बीजेपी का आभार जताया। कहा कि वो पहले लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब राज्यसभा में भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किस तरीके की फीलिंग है? नई पार्टी, नई जिम्मेदारी। देखो, आफ्टर ऑल पार्टी नई है, बात सही है। जिम्मेदारियां तो पहले भी लोकसभा में मेंबर रह चुका हूं, मैं राज्य की विधानसभा विधान परिषद में रह चुका हूं, तो तजुर्बा है, तो ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां मैं ठीक तरह से निभा पाऊंगा, इतना विश्वास मुझे है। लेकिन सर, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि उन्हें नाराजगी है, उनका नाराजगी जताई कि उनको उम्मीद नहीं थी आपके तरफ से कि ये कदम उठाया जाएगा। क्या कहेंगे? ठीक है, हर आदमी के इश्यूज रहते हैं, आदमी की फीलिंग्स रहती है, उनका कहना उनके उचित हो सकता है। और वहीं एनसीपी अजित गुट ने प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। प्रफुल्ल पटेल ने इसे सोच समझकर लिया गया फैसला बताया और महायुति का आभार जताया है। हमारी ये स्ट्रैटेजी का भी एक हिस्सा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसमें ज़रूर आप लोग सोचते होंगे कि 4 साल से ज़्यादा बाकी टर्म रहने के बाद क्यों फॉर्म भरा गया है। ये निश्चित एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और आगे आने वाले दिनों में आपको उसकी साफ चित्र नज़र आएगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा आप लोगों के लिए रहस्य रहना ये भी अच्छी बात है। आगे हमको आप बार बार पूछेंगे क्यों, क्या, कैसे, तो ये बातें तब स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हम जो भी आज हमने कदम उठाया है वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल ने अपनी बता दी। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर हमारे देवेंद्र पराशर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे ज्यादा 2 नामों को लेकर जरूर बात होनी चाहिए, एक तो मिलिंद देवड़ा, दूसरा अशोक चौहान। हाल ही में शामिल हुए, पार्टी को मजबूत बनाने का इनाम है या फिर यहाँ भी कोई मैसेजिंग की कोशिश है भाजपा की ओर से? अशोक चौहान की बात करें तो निश्चित तौर पे काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में आ जाएं और ये सिर्फ बीजेपी को तय करना था कि कब उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करा रही है। पार्टी को ऐसा लगता है 2 चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि एक बड़ा मसला ये था कि जो आदर्श स्कैम का आरोप उनके ऊपर लगा था, क्या उसके बाद उनको बीजेपी में लेना चाहिए। तो उस मामले में विंडो इस लिहाज से खुल गया क्योंकि हाईकोर्ट से उनको बरी किया जा चुका है। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए आसान काम था कि उस मैसेज को दिया जाना कि भाई जब कोर्ट से बरी किया गया है उस व्यक्ति को लिया जा रहा है। और जो मजबूत पक्ष था उनके साथ वो ये कि न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ कई सारे दूसरे नेता भी आ रहे थे और आए और उसमें उनका जनाधार है। अशोक चौहान ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते हैं जिस पर ग्राउंड का बहुत अच्छा इंपैक्ट है। तो एक तरफ तो आप अपोजिशन का मोरल डाउन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कुनबे को अगर बढ़ा रहे हैं जिससे मजबूती मिल रही है, इलेक्टोरल मजबूती भी मिल रही है, तो समझा जा सकता है कि उस लिहाज से ये फैसला कितना आसान रहा होगा बीजेपी के लिए करना। हालांकि एक चर्चा जरूर ये चली थी कि क्या उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाना चाहिए या फिर राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लोकसभा में ऑलरेडी एनडीए के पास कैंडिडेट है, इसलिए उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। चौथे कैंडिडेट को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए ने इस बात पर बहुत ज्यादा विचार किया कि क्या ये मैसेजिंग देना चाहिए। बिल्कुल। और देवेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुनाते हैं। चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहाँ पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा, सुना और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा।
इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से, और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। वैसे अनिल जी, हम दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है।